देखिए भाई ध्यान से, कल हमने क्या बात करी थी? कल हमने कैलकुलस मेथड की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करा था। आई होप आप सबने वो वीडियो देखी हो, मतलब समझे, और जिसने जो क्लास नहीं ले पाया उसने एप्लीकेशन पे वीडियो देख ली होगी। ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो जो हमने प्रूफ करी थी वो लिख देता हूँ। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेसिकली। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पर आपका a होता है एक्सलेशन, v होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम होता है, और s क्या होता है आपका डिस्टेंस, और इन सम केसेस डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। ठीक है। तो ये सारी इक्वेशंस आपने स्टडी करी। नाउ अब जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे, ये तो तब की सिचुएशन हो गई जब हमने एक्सलेशन ए एक्सलेशन से किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराया। अगर मैं बात करूं किसकी? मोशन अंडर ग्रेविटी की। इसकी बात करूं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी, वो समझेंगे पहले। हम जब भी किसी फ्रीली ड्रॉप करते हैं, या ऐसे यहाँ पर्टिकुलर हाइट पे ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और इसे मैंने छोड़ दिया, तो ये तुरंत किस तरफ आएगा? ये ऑब्जेक्ट तुरंत नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर। ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इस पे किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आ रहा है। और जो इसका एक्सलेशन होगा डाउनवर्ड आते हुए, वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब एक एक लाइन को, एक एक कंसेप्ट को समझते हुए हम बात करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में जितनी भी बॉडीज होती हैं, ऑल बॉडीज फॉल विद द फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ गिरती हैं। ठीक है। सेम एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप लोग प्रॉपर कॉपी पेन लेके लिखते ही रहा करें हाथों हाथ। ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड दिस मोशन of body falling falling towards the earth, towards the earth from a small height, from a small height is called free fall। क्या सिचुएशन कहलाती है वो? फ्री फॉल की सिचुएशन कहलाती है। और मोशन को पर्टिकुलर क्या कहते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे। एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में जितनी भी बॉडीज होती हैं वो फॉल होती हैं पर्टिकुलर हाइट से, सेम एक्सलेशन से। किसकी तरफ? अर्थ की सरफेस की तरफ। और दिस मोशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम ए स्मॉल हाइट इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब कोई बॉडी सेम एक्सलेशन से फ्रीली डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स अर्थ मूव करती है तो उसी कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल। मतलब वही सिचुएशन कि मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पे पकड़ रखा था, मैंने इसे छोड़ दिया, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो ये क्या होगा? फ्रीली फॉल हो जाएगा नीचे तरफ को। हम जानते हैं क्या? कि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जो आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी वैल्यू होती है उसकी? 9.8 मीटर पर स्क्वायर उसकी वैल्यू होती है। अब फ्री फॉल की कंडीशन में तो आपकी सिचुएशन क्या एग्जिस्ट कर रही है वो समझ लीजिए ध्यान से। आपकी सिचुएशन है कि भाई एक पर्टिकुलर हाइट है, इस पर्टिकुलर हाइट से यहाँ से क्या करा? एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराया गया, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा विद एक्सेलेशन which is equal to acceleration due to gravity, and the value of this acceleration is 9.8 meter per second square. Then in this particular situation, equation of motion will become, first equation is v is equal to u plus gt, second equation become s equal ut plus 1 upon 2 g t square, and the third one is v square equal u square plus
2gs। इज इट क्लियर? अगर ये कितने है आपकी s है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है आपकी s है। क्लियर है इतना? जब भी आपकी डाउनवर्ड मोशन होगी, फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, तो आपको एक्सेलेरेशन की जगह क्या रखना है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इतनी बात समझ में आई? ओके। नाउ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें, तो उस सिचुएशन में एक्सेलेरेशन जो लिया जाता है माइनस के जी लिया जाता है। ये तो कहाँ हुई? जब किधर की तरफ आ रहा है? डाउनवर्ड्स। इसके लिए हो गया, ये डाउनवर्ड मोशन के लिए हो गया। और ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपवर्ड के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा? आपका अपवर्ड मोशन के लिए हो जाएगा। इन सिचुएशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी वो क्या आ जाएंगी? फर्स्ट आ जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड इज बिकम s इक्वल क्यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। एंड द थर्ड वन इज इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर माइनस 2gs। अगर आपको याद हो, मैंने डायमेंशंस पढ़ाई थी और डायमेंशन में एक एप्लीकेशन पढ़ाई थी, चेक द गिवन फॉर्मूला, जिसमें आप दोनों तरफ की डायमेंशंस लिख के आप क्या करते थे? फॉर्मूले को चेक करते थे। तो आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूला सेम है, बस एक में प्लस साइन और एक में माइनस साइन है। तो इसीलिए हमने वहां एक चीज और पढ़ाई थी, क्या कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आपका सेम क्वांटिटी की डायमेंशंस को हम केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं। तो ऐसा आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग जो क्वांटिटी मिलेगी उसकी डायमेंशन भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरीके की इक्वेशंस जो हैं वो क्या है? आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। तो अगर आपकी डाउनवर्ड मोशन है तो उस सिचुएशन में एक्सेलेरेशन को कितना लेंगे आप? जी के इक्वल लेंगे। और अपवर्ड केस है तो एक्सेलेरेशन को कितना लेंगे आप? माइनस के जी के इक्वल लेंगे। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ओके। पूछना है किसी को इसमें? पूछना है किसी को? नहीं पूछ? ओके, चलिए पढ़ते हैं इसमें। अब मैंने क्या कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई एक काम करो, मुझे बताओ क्या कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी, बाय ए बॉडी ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच, फ्रॉम हाइट एच। अब क्या सिचुएशन है? वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच, एच हाइट से बॉडी ड्रॉप हो रही है। देखिए यहाँ से मान लीजिए एच हाइट पर ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। जैसे ही ये एच हाइट से ड्रॉप होगी तो यहाँ तक आते आते मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? इसकी वी हो गई। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन डालते हैं। देखिए डाउनवर्ड मोशन है और डाउनवर्ड मोशन है तो ए कितना लेंगे आप? जी के इक्वल लेंगे। ए को कितना लेंगे आप? जी के इक्वल लेंगे। हम इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही इक्वेशन पड़ी है हमें, थर्ड इक्वेशन। देखिए v हमारे पास निकालना है हमें, तो ये वी स्क्वायर रहेगा। u कितना है? जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज। a कितना है? g के बराबर है और s कितना है? h के बराबर है। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? अंडर रूट 2gh। कितनी हो जाती है आपकी? अंडर रूट 2gh हो जाती है। इतनी बात सबको समझ में आई? ओके, क्लियर है इतना सबको? एक बार फिर से देखिए ध्यान से। सिचुएशन सीधे सीधे ये है कि वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h। h हाइट पर ऑब्जेक्ट है आपका ये रहा, जिसकी इनिशियल रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। जैसे ही ड्रॉप करेंगे डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा तो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल लिया जाएगा? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम्स b। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में आपका क्या कंडीशन है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करा हमने, और जैसे ही अप्लाई करा तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gh। ठीक है, ओके। नाउ देखिए यहाँ से, अभी एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ एक उद्देश्य है, वो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ तो बताता हूँ। क्वेश्चन है, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड with a speed of with a speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से? 19.6 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम द
टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर टू द अर्थ इन 6 इन 6 सेकेंड। आपसे बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा गया है विद ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड से। तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 19.6 मीटर पर सेकेंड से। ऊपर की तरफ है तो ए कितना हो गया आपका? माइनस के जी हो गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो देखिए मान लेते हैं मेरे पास एक ये टावर है और जिस टावर की हाइट कितनी है? एच है, ठीक है। इन 6 सेकेंड, टावर टू द अर्थ इन 6 सेकेंड, और वो यहाँ से थ्रो करी गई और यहाँ तक कितने टाइम में आ जा रही है आपकी? 6 सेकेंड में आ जा रही है, ठीक है। आपसे बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्या निकालना है आपको? हाइट ऑफ द टावर निकालना है। देखिए बहुत ध्यान से समझें, याद रखेंगे जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर पोजीशन से आप थ्रो करेंगे तो वही आपका ओरिजिन होगा, और जब वही ओरिजिन होगा तो इसका मतलब ये ओरिजिन हो गया, और जब ये ओरिजिन हो गया तो ओरिजिन से आप पहले तो गए पॉजिटिवली अपवर्ड, जितना पॉजिटिव गए उतना ही निगेटिव भी आ गए आप। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया? जीरो हो गया। इतना, इतने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। अब आपकी सिचुएशन में क्या बचा? अब आपकी सिचुएशन में केवल ये हाइट बची जो आपको कैलकुलेट करनी है, डाउनवर्ड वाली। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये हाइट आपके कंसीडर करे गए ऑब्जेक्ट से, ओरिजिन से नीचे की तरफ है, और जब ये नीचे की तरफ है इसीलिए एस कितना लिया जाएगा आपका? इसीलिए एस की जगह रखेंगे हम -h। ये बात सबको समझ में आई कि -h क्यों रखा हमने एस की जगह? बोलिए, आया समझ में सबको? ओके, हाँ एक बार रिपीट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, डोंट वरी। देखिए सिचुएशन क्या है, एक पर्टिकुलर हाइट है, ये आपकी हाइट है, ये टावर है आपका। इस टावर से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करा, कितनी वेलोसिटी, कितने से? 19.6 मीटर पर सेकेंड से। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले ली? 19.6 मीटर पर सेकेंड ले ली। अब ये ऊपर गई होगी और फिर नीचे आई होगी, यहाँ तक आ गई कितने टाइम में? 6 सेकेंड में। अर्थ इन 6 सेकेंड, ये 6 सेकेंड उसने लिए यहाँ से यहाँ तक में। टी कितना है हमारे पास? है टी है हमारे पास 6 सेकेंड। देखो ऑब्जेक्ट को थ्रो करा ऊपर की तरफ, और जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऊपर के केस के लिए ए कितना लिया जाएगा आपका? -g लिया जाएगा। ए कितना लिया जाएगा? -g। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई ए हमने कितना लिया है? -g लिया है। अब मैंने एस की जगह -h रखा, तो वो मैंने -h क्यों रखा? मैंने आपको बताया कि जहां से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे, मान लिया ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, तो ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब इस तरीके से, ये ओरिजिन है। अब यहाँ से आप ऊपर गए मान लो, फिर आप नीचे आ गए, तो जितना आप पॉजिटिव गए उतना आप निगेटिव भी आ गए, और जब आप जितना पॉजिटिव गए उतना निगेटिव आ गए, तो उस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि इतने पोर्शन तक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अभी फिर उसके बाद में कहाँ चले गए? आप नीचे चले गए। तो नीचे गए तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो आप निगेटिव डायरेक्शन में गए। जब निगेटिव डायरेक्शन में गए तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपका एस, किसके इक्वल लिया जाएगा? -h के इक्वल लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? बोलो जल्दी से। ठीक है। अब अब आगे बात करते हैं। देखो आगे जब बात करते हैं तो हम जानते हैं क्या, s इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? ut प्लस 1/2 at²। ये हमने इक्वेशन सबने पढ़ रखी है। अच्छा s की जगह रखेंगे हम -h इक्वल, q कितना है हमारे पास? q है हमारे पास 19.6 टाइम 6, टाइम कितना है? 6 प्लस 1/2, ए की जगह आ जाएगा -g, g की वैल्यू रखेंगे आप 9.8। याद रखेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप वैसे 10 भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, 9.8 तो मोस्ट प्रोबेबली आप हर बार प्रायोरिटी दिया करें 9.8 को ही, ठीक है। स्पेशली मेंशन है 10 तो आप 10 रख के सॉल्व कर लिया करें। और टी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। क्या सभी बच्चे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके एच की वैल्यू निकाल सकते हैं? बताइए जल्दी से। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके एच की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो याद रखेंगे जब भी किसी पर्टिकुलर हाइट से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करो और आपसे वो हाइट पूछ ली जाए,
तो आप उसे हमेशा कैसे लेंगे, निगेटिव में। क्यों लेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में है। इतनी बात सबको समझ में आई? बोलिए जरा जल्दी से सभी लोग। ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए ध्यान से। इस एच को सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना, कॉपी में आपके पास ये न्यूमेरिकल मिलेगा। आपको नोट्स मिल गए सबको? नोट्स मिल गए सबको? ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी ग्राफ की, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जनरल मेथड से प्रूफ कर ली, इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने कैलकुलस मेथड से भी प्रूफ कर लिया। अब हम बात करेंगे बेसिक ग्राफ की। बेसिक ग्राफ जो शुरू होते हैं हमारे, वो शुरू होते हैं हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ से। कहाँ से? सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की। पहले हम ग्राफ की नॉलेज लेंगे, देन फिर हम ग्राफिकल इक्वेशन प्रूफ करेंगे ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को। नाउ मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, देखो। पोजीशन टाइम ग्राफ में हम तीन तरीके से ग्राफ को स्टडी करेंगे। वैसे तो पांच तरीके से करते हैं, लेकिन फिर बाद में जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे हम इस, ठीक है। तरीके से मैं यहाँ पे तीन ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ आपके। यहाँ पर तीन ग्राफ, ठीक है। कैसे कैसे? पहला ग्राफ तो आपका ये हो गया एक, दूसरा ग्राफ हो गया आपका कुछ ऐसे। पहले इन दो ग्राफ की बात करते हैं, तभी हम तीसरे की तरफ चलेंगे। देखिए ध्यान से। फर्स्ट ग्राफ क्या कहता है, पहले मैं बताता हूँ। ये आपकी पोजीशन एक्सिस है और ये आपकी टाइम एक्सिस है। सेम एज ये पोजीशन एक्सिस है और ये क्या है, आपकी टाइम एक्सिस है। ये आपकी पोजीशन एक्सिस है और ये क्या है, आपकी टाइम एक्सिस है। क्या पता चल रहा है इस ग्राफ से वो समझते हैं पहले। देखिए टाइम जीरो तो पोजीशन यहाँ पर है। मान लेते हैं ये पोजीशन कितनी है, एक्स नॉट। कितनी पोजीशन है, एक्स नॉट। टाइम अगर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड बढ़ता भी गया तब भी उसकी पोजीशन क्या है, एक्स नॉट ही है। दैट मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं होता तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, वो कंडीशन कहलाती है स्टेशनरी की कंडीशन, रेस्ट की कंडीशन। इसका मतलब ये जो पहला ग्राफ है ये किसके लिए है, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसके लिए है फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि लेट कौन आया भाई ये आप में से? क्यों है, देखिए ध्यान से। ओके ओके, चलिए कोई नहीं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात है, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो हम लिख सकते हैं रीजन भी, बिकॉज सिंस पोजीशन नॉट चेंज, पोजीशन नॉट चेंज किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन आपकी चेंज नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन, यहाँ क्या देख रहे हैं ग्राफ में, आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी बढ़ती जा रही है। एक्स के बढ़ने के साथ साथ आपकी पोजीशन भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मान लेते हैं टाइम t1 पर, कितने टाइम पर, टाइम t1 पर पोजीशन कितनी है आपकी, पोजीशन है आपकी x1। और टाइम t2 पर, t2 पर पोजीशन है आपकी कितनी, x2। t1 पर पोजीशन कितनी है आपकी x1 और t2 पर कितनी है पोजीशन आपकी x2 है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, टाइम बढ़ने के साथ साथ पोजीशन भी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे ग्राफ को बेसिकली ये है क्या, सेकंड कंडीशन। ये किसके लिए है आपका, यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। किसके लिए है आपका, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को, ठीक है। देखिए अब मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करता हूँ। मैंने क्या करा, इस लाइन को यहाँ से मिला दिया, तो ये एक पर्टिकुलर एंगल बन गया थीटा। ये क्या बन गया, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बन गया। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करूँ तो ये कितनी हो जाएगी, देखो। ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है x2 और यहाँ तक की है x1। तो ये कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। यहाँ तक का टाइम है t2 और यहाँ तक का टाइम है t1, तो ये टाइम कितना हो जाएगा आपका, t2 माइनस t1 हो जाएगा। ठीक है। ये पोजीशन कितनी हो गई आपकी, x2 माइनस x1 हो गई, और टाइम कितना हो गया आपका, t2 माइनस t1 हो गया। तो इन सिचुएशंस में
अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई टेन थीटा कैलकुलेट करो, तो वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन बेस कितना t2 माइनस t1। अगर मैं इनकी नेमिंग कर दूं तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए b, ये p बोल दो, इसे q बोल दो, इस ट्राइंगल को r बोल दो। इस तरीके से बना लिया, इस ट्राइंगल का हमने क्या निकाल दिया, टेन थीटा। और वास्तव में जो टेन थीटा होता है, यही क्या होता है, किसी भी कर्व का स्लोप होता है। आप 9th 10th क्लास में निकाला होगा आपने स्लोप, क्या होता है, ये स्लोप होता है। ठीक है, तो कितना आ गया, x2 माइनस x1 अपॉन टी टू माइनस टी वन। अच्छा, x2 है आपकी फाइनल पोजीशन, x1 है आपकी इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं तो बेसिकली क्या मिलता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो क्या आ गया, ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। और नीचे क्या है आपका, टाइम है। नीचे क्या है आपका, बेसिकली टाइम है। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, सब जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। तो मुझे यहाँ से एक बात पता चली क्या, कि पोजीशन टाइम कर्व का अगर मैं स्लोप निकालूंगा, ध्यान से समझना, अगर मैं क्या करूं, पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप निकालूं, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। उस सिचुएशन में क्या मिलेगी, वेलोसिटी। और स्लोप निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, आप दो पॉइंट ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लीजिए, थीटा एंगल मान लीजिए, टेन थीटा निकाल दीजिए। टेन थीटा निकालना सबको आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ये बात सबको समझ में आई, सबको क्लियर है इतना, ओके। चलिए, अब किसी के मन में आया होगा कि हमने पहले वाले कर्व का स्लोप क्यों नहीं निकाला, तो निकाल के देख लो, चाहे आपका मन करे तो। भाई देखो, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप देख रहे हैं फाइनल पोजीशन भी एक्स नॉट है और इनिशियल पोजीशन भी एक्स नॉट है। अपॉन में टाइम आप कितना ही ले लो, और ये से माइनस करोगे कितना आ जाएगा, जीरो। स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो तो ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, रेस्ट में है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। दोनों ग्राफ समझ में आए, ओके। नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, तीसरे कर्व की। देखो, तीसरे कर्व को मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं। क्या है ये है आपका कर्व नंबर 3। और ये किसके लिए है, और यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन के लिए। किसके लिए है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए, एक्सिलेटेड मोशन के लिए। देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी क्या है, एक्स टी कर्व कुछ इस तरीके से बन गया। अब मैं अगर यहाँ पर दो पॉइंट कंसीडर करूँ, तो उस सिचुएशन में मैंने मान लिया कि पर्टिकुलर टाइम पे, ये टाइम टी पर, मान लीजिए टाइम कितना यहाँ पर टी है, और ये पोजीशन क्या है इसकी, एक्स है। लेकिन इस कर्व को हम डायरेक्टली ऐसे, कोई शेप नहीं है, कोई आइडियल शेप नहीं है जिसका हम स्लोप निकाल दें। तो ऐसे कर्व का स्लोप निकालने के लिए, ये मैंने आपको जब मैथमेटिक्स के बेसिक 5 लेक्चर्स पढ़ाए हैं, आपको भेजे भी हैं, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसे कर्व का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। उस पॉइंट के पे सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब जैसे टेंजेंट ड्रॉ होगा तो हमें ये, इन्हें ऐसे मिला लो तरीके से, और इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया फिर से। तो फिर से ये क्या बन गया आपका, थीटा बन गया। ये चेंज है पोजीशन का, तो इसे बोल देता हूँ मैं dx। ये चेंज है टाइम का, तो इसे क्या बोल देता हूँ dt। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो फिर से वही कहानी, क्या, स्लोप ऑफ, जैसे हमने यहाँ पे भी स्लोप निकाला, तो यहाँ पे भी निकालेंगे स्लोप किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ का। पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या निकालने वाले हैं हम, स्लोप निकालने वाले हैं। जब मैं इसके स्लोप की बात करूंगा, तो वो किसके इक्वल होगा, तो स्लोप होगा आपका स्मॉल चेंज इन, स्मॉल चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट, वर्टिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, और डिवाइडेड बाई, वर्टिकल मतलब ये वाला, और डिवाइड क्या होता है, बेस, दैट इज स्मॉल चेंज इन, स्मॉल चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, स्मॉल चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये इसकी कंडीशन हो गई। अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्या, मैं इसे थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट में चेंज है वो एक्स का है, दैट इज ये कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, टी का है, तो वो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी टी ही क्या बन जाएगा आपका, वेलोसिटी। क्या बन जाएगा ये आपका, वेलोसिटी एट
पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जो हमने पॉइंट कंसिडर करके निकाला उस इंस्टेंट पर, एट इंस्टेंट कितने टाइम में, वो मान लेते हैं टी टाइम। ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ में आई। तो ये किसके लिए हो गया आपका, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया आपका, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन के लिए। इतनी बात सबको समझ में आई। ओके, तो बेसिक ये तीन ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ है, तीनों तीनों। आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे भेज देना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसे थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये मुझे भेज देना, ठीक है। ओके, नाउ देखो एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। पोजीशन टाइम में पहला कर्व क्या कहता है, पहला कर्व कहता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन में अगर चेंज नहीं हो रहा, इफ देर इज नो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट। तो ये आपका पहला कर्व है। सेकंड केस में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। तो उसमें आपने क्या देखा, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे एक्स बढ़ता गया वैसे वैसे टी भी बढ़ता गया। तो आपका जो स्लोप आ गया वो कितना आ गया, टेन थीटा, दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो किसके इक्वल हो गया, आपका वेलोसिटी के इक्वल हो गया। फिर हमने बात करी यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन की। उसमें हमने क्या करा, देख सकते हैं हम कि आपका ग्राफ ही कुछ इस तरीके का है, एक्सेलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे क्या एग्जिस्ट कर रहा हो, आपका एक्सेलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो, पोजीशन का चेंज हो रहा हो टाइम के रेस्पेक्ट में, जिससे वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो। तो हमने क्या करा, इस ग्राफ का स्लोप निकाला। और ऐसे ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पहले एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक टेंजेंट ड्रॉ करा। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में हमने उसकी वर्टिकल चेंज कोऑर्डिनेट में जो चेंज है स्मॉल चेंज, और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट में जो स्मॉल चेंज है। वर्टिकल कोऑर्डिनेट है हमारा x, तो उसमें स्मॉल चेंज कितना हो गया, dx हो गया। और जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपका t, तो उसमें चेंज कितना हो गया आपका dt हो गया। तो हमने किसकी बात कर ली, dx अपॉन dt की बात करी, और वो यहाँ से क्या निकाल दी हमने, वेलोसिटी। वो कितनी आ गई आपकी, dx अपॉन dt। यहाँ गई, क्या होता है dx अपॉन dt, वेलोसिटी। इतना सबको क्लियर हो गया, राइट। ठीक है, ओके ओके ओके। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक काम करो, ठीक है चलो आपने इतना काम कर लिया, अब जरा मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। मैं भाई, एक सेकेंड मैं इस तरीके से मैं दो कोऑर्डिनेट लूंगा। एक एक्सिस ये है हमारे पास, एक एक्सिस ये है, ध्यान से समझना। ये इस तरफ तो है हमारा क्या, इस तरफ तो हमारा पोजीशन एक्सिस, और ये हमारी टाइम एक्सिस। ठीक है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो यहाँ से चला ओरिजिन से, और ओरिजिन से चल रखा है और ये ऐसे आ रहा है, ये ओरिजिन पे है। कहाँ पर है, ओरिजिन पे। थोड़ा सही से बना देते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। कुछ इस तरह से, इस तरीके से वो चला पार्टिकल, ठीक है। नाउ एट दिस टाइम 1 सेकेंड, ये टाइम है सेकेंड में, और जो डिस्टेंस है हर किस में, मीटर में है। ये है आपका 2 मीटर पर। एट 1 सेकेंड ये 2 मीटर पर है। 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट आ गया आपके कितने पर, 4 पर आ गया। 3 सेकेंड्स पर आपका कितने पर आ गया ऑब्जेक्ट, 6 पर आ गया। और 4 सेकेंड्स पर, ये 3 पर है, ये 4 सेकेंड पर, ये 4 सेकेंड्स पर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, आपका 8 मीटर पर आ गया। तो ये पोजीशन टाइम कर्व है। मैं आपसे कहूँ कि मुझे वेलोसिटी फाइंड करके बताओ, तो क्या आप लोग इसमें वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, बताइए जरा जल्दी से। आप लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, क्या निकालना है, इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है, स्लोप। वैसे ही कोई सा भी एक पोजीशन पे ट्राइंगल बनाओ और उसके रेस्पेक्ट में स्लोप निकालो, निकाल सकते हैं स्लोप, बोलो जल्दी से। स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, करिए जल्दी करिए। अभी अभी निकलवाया था स्लोप, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ध्यान से, ये था ग्राफ, एक पोजीशन ये रही, एक पोजीशन ये रही, ऐसे ऐसे मिला दिया। फिर ये एक ट्राइंगल बना दिया, ये वाली डिस्टेंस निकाल ली वर्टिकल, और ये निकाल ली हॉरिजॉन्टल, और टेन थीटा क्या हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस अपन हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही आप यहाँ पर करें इस क्वेश्चन में। ऐसे ही दो पॉइंट मान लें कोई से भी, उन्हें मिला लें, मिलाने के बाद में कोई से भी तो मान लें, आप यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं। देखिए स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना उठा हुआ है आपका ग्राफ,
दैट इज स्लोप। यही एंगल तो है स्लोप वास्तव में। ठीक है, तो वो आप चाहे कि नहीं किसी भी पॉइंट्स को मान के बना लें, स्ट्रेट लाइन कर्व है, सेम आएगा आंसर। बताओ जल्दी से क्या आएगा। एक बच्चे का आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड। और किसी का कोई आंसर? इसके अलावा कोई आंसर किसी का? इसके अलावा कोई आंसर किसी का? कैसे कैसे करा होगा देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, आपका जो मन करे वो पॉइंट मानो। इसके बाद इन्हें मिला दो, ये बन गया थीटा, ये बन गया ट्राइंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा देखो, ये 6 है, वेरी गुड। ये 6 है, ये 4 है, इधर ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितना बचा, 1 बचा, और ये कितना बच गया, 2 बच गया। ये आपका 1 बच गया और ये कितना बच गया आपका 2। आपको निकालना क्या है, स्लोप, दैट इज टेन थीटा। और टेन थीटा ही किसके इक्वल होगा, एम मान लेते हैं, और वही किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 6 - 4 और डिवाइडेड बाई 3 - 2। 6 में से 4 माइनस होगा कितना बचेगा, 2, और 3 में से 2 माइनस होगा 1, तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आया ये भाई? पक्का? अगर मैं अभी अभी एक क्वेश्चन दूं तो कर लेंगे आप लोग? ओके, चलिए वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसका आंसर निकाल के बताएंगे आप लोग। देखिए मैं एक ग्राफ बना देता हूँ फिर से। एक एक्सिस ये है हमारे पास, एक एक्सिस ये है हमारे पास, ठीक है। और ग्राफ हमारा कुछ, सेकेंड, ग्राफ है हमारा ओरिजिन से ऐसे, यही ग्राफ है, ठीक है। बाकी सिचुएशंस वैसे ही हैं क्या, ये आपकी पोजीशन एक्सिस है और ये आपकी टाइम एक्सिस है। बस फ़र्क इतना है, इस बार यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 12 है, और ये हो गया आपका 10 है, ये 4 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 20 है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर 28 है, ठीक है। इस तरीके से टाइम आपका सेकंड में है और ये आपका मीटर में है। वेलोसिटी निकाल के बताओ जल्दी से। एक ऑप्शन क्या आया, एक ऑप्शन आया 1.5 मीटर पर सेकेंड। और कोई निकाले भाई, 2 मीटर पर सेकेंड। और कोई निकालो, चलिए 2 मीटर पर सेकेंड। बाकी और कोई निकालना चाहेगा? बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए आंसर सबने अपने। 2 मीटर पर सेकेंड, चलो 2 मीटर पर सेकेंड वालों की मेजोरिटी बढ़ती जा रही है। बाकी लोग बताएं कोई और। 2, ठीक है। और लोग बताएं, यश, तनिष्क, ऋषभ, मृदुल, मान्या ने बता दिया, तनिष्क, अर्जुन, ठीक है। ओके, तो देखो क्या करा होगा आपने, आपने क्या करा, कोई से भी दो पॉइंट मान लो, मान ले मैंने ये वाला पॉइंट मान लिया और ये वाला पॉइंट मान लिया, इन्हें मिला के एक ट्राइंगल बना दिया, ये हो गया एंगल थीटा। अब दिस अपॉन दिस, यही होगा स्लोप। तो लिख देता हूँ मैं टेन थीटा इक्वल, अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 20 - 12। ये कितना हो जाएगा, 20 - 12 डिवाइड बाई, ये कितनी हो जाएगी, 10 - 6, 10 - 6। ये कितना बचेगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर कितना बचेगा, 10 - 6 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर कौन सा बैठ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात सबको समझ में आई? क्लियर है? तो आपने क्या सीखा, बेसिकली आपने सीखा कि अगर मैं पोजीशन टाइम कर, हाँ बताओ क्या करना है। कोई बात नहीं, 9 नहीं है ये, 4 है भाई, 4, तुमने यहाँ मिस्टेक कर दी होगी, 4 है ये, ठीक है। देखो 12 - 4 इसी वजह से तुम्हारा गलत आया था, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 6 - 2, तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तब भी कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने वो, कोई नहीं, क्वेश्चन देखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या सीखा कि अगर हम पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है।
ठीक है। पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप निकालने पर हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। तो पोजीशन टाइम कर्व के आपने 3 ग्राफ देखे। पहले ग्राफ में आपने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका स्लोप भी ऑटोमेटिकली कितना होगा, 0 होगा। सेकेंड कर्व में आपने क्या नोटिस करा कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो आप स्लोप इस तरीके से निकालेंगे, और अगर एक्सलेटेड मोशन होगी तब आप स्लोप कैसे निकालेंगे, तब आप पॉइंट लेंगे, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में आप क्या करेंगे, उसका स्लोप निकाल देंगे। ठीक है।